हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल है। मैं सीताराम यादव, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस, आपका आज के हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हम चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी और आपकी चैनल का नाम है स्टूडेंट्स ग्रूमिंग, और इस चैनल का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स को उनके प्राइमरीली सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 है और कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रसारित किए जाएंगे, तो आप इनका लाभ ले सकते हैं। तो आज हम कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान विषय में अपना वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज जो पाठ है उसका नाम है जल संसाधन। बच्चों, इसके पहले हम भूगोल की जो भूगोल पार्ट है, भूगोल पार्ट का हम 2 पार्ट इसमें पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है, इसका नाम है जल संसाधन। शुरुआत करते हैं। लवणीय जल और अलवणीय जल, क्योंकि जल संबंधी पार्ट है, जल संसाधन है। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन वे चीज़ें या वे पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। मनुष्य उनसे उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनमें से जल भी एक बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हम देखते हैं जल संबंधी पहला प्रश्न है, लवणीय जल व अलवणीय जल। जल 2 प्रकार के हैं और 2 प्रकार कौन कौन से हो गए। एक हो गया लवणीय। लवणीय का मतलब है कि ऐसा जल जिसके अंदर लवण की मात्रा उपस्थित हो या जो पीने में खारा हो, स्वाद खारेपन जैसा हो। और दूसरा है अलवणीय जल। अलवणीय जल का मतलब है जिसमें लवण की मात्रा नहीं हो और पीने योग्य हो, उसे कहा गया है अलवणीय जल। तो आप समझ गए होंगे, लवणीय जल लवण वाला है और अलवणीय जिसमें लवण या क्षार की मात्रा या खारेपन की मात्रा मौजूद नहीं हो और पीने योग्य है। पृथ्वी पर 3/4 भाग लवणीय जल है, अर्थात हमारे पास में जो पीने योग्य पानी है वह केवल 1/4 ही है। अगला है, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। तो इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं कि किसको कहा है। तो आप कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं कहा गया है। और किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, और कहा है आधुनिक भारत का मंदिर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है। हम एक बार आगे चले उसके पहले देख ही लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिस आप नाम से स्पष्ट है कि ये बहु माने मल्टीपर्पज, अनेकों काम में आती है। और परियोजनाएं इससे पहले आप लगा दें नदी घाटी परियोजनाएं, अर्थात नदियों पर पानी को रोककर अनेक जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है, जिनको नाम दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना। ये सारा काम बड़े बड़े बांध बना करके किया जाता है। मुख्यतः आपको बताते हैं कि किस काम आती है। प्राइमरीली है, पीने का पानी है उसके काम में आती है। दूसरा सिंचाई के लिए काम आती है। तीसरा है जो बांधों से होने वाले जो पानी इकट्ठा होता है उससे हमें बाढ़ के खतरे को टाला जा सकता है। इसके अलावा इसका जो बड़ा कारण है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट इसका रोल है, वो है जल विद्युत का उत्पादन। साथ ही साथ में इसको पर्यटन से भी बढ़ावा मिला है। तो आप कह सकते हैं कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे एक साथ आपको 5-6 लाभ मिल सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और यही कारण है कि इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। आगे लेते हैं, इन्हीं परियोजनाओं में से जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन्हीं में से एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना, उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। अब प्रश्न ये है कि हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है। तो नदी का नाम है महानदी। तो प्रश्न आप बता सकते हैं इसका उत्तर कि हीराकुंड परियोजना महानदी जो कि उड़ीसा में स्थित है वहाँ पर है। अगला है इसी से जुड़ा हुआ, सरदार सरोवर बांध कहाँ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बांध है नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी कहाँ है? ये गुजरात में है। तो आपका प्रश्न तैयार हो गया
कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो उसका उत्तर है नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में बहती है। उस नदी पर बांध बना करके बहुउद्देशीय परियोजनाओं की आपूर्ति या पूर्ति की जाती है। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भी बहुउद्देशीय योजनाओं का प्रश्न है और प्रश्न यही है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, तो ये है सतलज और जो व्यास नदी है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, इन नदियों के बेसिन में भाखड़ा नांगल एक बड़ा डैम या बांध बनाया गया है, जहाँ पर इसके बहुउद्देशीय जो हमने पहले पढ़े हैं उनकी प्राप्ति होती है। अगला है कि विश्व में जो वर्षा होती है उसके हिसाब का वाला प्रश्न है 25% वार्षिक वर्षा वाला देश कौन सा है, तो इसका नाम है इजराइल। और ये अपने चैप्टर में इसको ऐड करने का जो मुख्य कारण यही है कि सबसे न्यूनतम बरसात होने के बावजूद भी इस देश में पानी की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी है, यहाँ बरसात 25% वार्षिक वर्षा होती है। इसके बावजूद भी इजराइल जो देश है, एक छोटा सा देश ने, इसने अपनी तकनीक की सहायता से पानी का समुचित संरक्षण और प्रबंध किया है, इसलिए वहाँ पानी की कमी नहीं है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक आंदोलन है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा सरदार सरोवर बांध से जुड़ा हुआ ये मामला है और इसमें एक आंदोलन शुरू किया गया है और शुरू करने वाली एक समाज सेविका है, पर्यावरणविद है, इनका नाम है मेघा पाटकर। क्या नाम है? मेघा पाटकर। और इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है। ये इसलिए शुरू किया है कि जब सरदार सरोवर बांध बनाया गया तो वहाँ से कई लोगों को विस्थापन की समस्या झेलनी पड़ी और साथ ही साथ में पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हुआ। तो इसको बचाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया है जिसका नाम रखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और मुख्यतः ये था जो वहाँ विस्थापित लोग हैं उनके लिए पुनर्वास की जो समस्या थी उनका समाधान खोजना। बच्चों अगला प्रश्न है तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है, तो ये 2 राज्यों की परियोजना है। तुंगभद्रा नदी पर है, ये नदी का नाम है तुंगभद्रा। और ये 2 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। इन 2 राज्यों की ये मिश्रित परियोजना है। अगला है बांस ड्रिप प्रणाली। और ये पहले ये देख लेते हैं ये बांस ड्रिप प्रणाली क्या है। तो ये एक खेती करने का एक आप कह सकते हो विधि है जिसमें कि बांस के द्वारा पानी का परिवहन किया जाता है। बांस आप जानते हैं ये कहाँ हो रहा है, ये मेघालय में, और मेघालय में बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो वहाँ के जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो क्या करते हैं, वो बांस की सहायता से पानी को नदियों से या छोटे छोटे नालिकाओं के माध्यम से अन्यत्र अपने खेतों में ले जाते हैं और इस पानी को खेती में भी काम लेते हैं और साथ साथ में पीने के काम में भी लेते हैं। तो आपके प्रश्न ये आने वाला है कि बांस जो बेम्बू होता है, अंग्रेजी में बेम्बू कहते हैं, ये प्रणाली कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि ये मेघालय में है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं, बांस के पाइप बना करके पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और काम में लेना। अगला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है। प्रश्न है कि संसार में, पूरी दुनिया भर के लिए, कि संसार में अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ये स्थान है, इसका नाम है मासिन राम व चेरापूंजी। एक समय था चेरापूंजी में सबसे अधिक बरसात हुआ करती थी, लेकिन अब इसका स्थान ले लिया है मासिन राम में। और ये दोनों स्थान कहाँ पर है, ये मेघालय में स्थित है। भारत का एक प्रांत है मेघालय, जहाँ पर मासिन राम व चेरापूंजी स्थित है और वहाँ सबसे अधिक रेनफॉल है दुनिया भर में। अगला है कृष्णा और गोदावरी। ये आप देख सकते हैं 2 नदियों के नाम आ रहे हैं। साउथ इंडिया की 2 नदियां हैं, एक का नाम है कृष्णा और दूसरी का नाम है गोदावरी। और इन दोनों नदियों का जो जल है उसके बंटवारे को लेकर के किन राज्यों में विवाद है, ये प्रश्न आपके सामने है। तो इन नदियों के बंटवारे, जो पानी का बंटवारा है, उसको लेकर के किन राज्यों में विवाद है, तो ये है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। अगला है कितने प्रतिशत अपने देश में जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है उसमें कितनी जल विद्युत के द्वारा बनाई जाती है, तो यह है 22% जल विद्युत अपने देश में निर्मित होती है। ये अपने देश के लिए कहा गया है। अर्थात
जो कुल विद्युत का उत्पादन है अपने देश में, उसका 22% कहाँ से आता है? जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कहते हैं। आगे प्रश्न है कि एक कृत्रिम झील बनी हुई है, उसका नाम क्या है? तो ये झील है भोपाल। ये कौन सी झील है? कृत्रिम, मैन मेड, आर्टिफिशियल झील है जो कि मनुष्य ने बनाई है 11वीं सदी में, और इस झील का क्या नाम है? भोपाल झील है। अगला प्रश्न है कि गुल या कुल क्या होते हैं? देखिए कितना टिपिकल प्रश्न लग रहा है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वाहिकाएं हैं या जो नलियां हैं, नालिकाएं हैं, जिनके द्वारा पानी को ले जाया जाता है और सिंचाई के काम में लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गुल या कुल। और ये किन क्षेत्रों के लिए है? तो यह है पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए काम में ली गई विधि, उसका नाम है गुल या कुल। अगला प्रश्न है खड़ीन या खादीन, ये क्या है? तो खड़ीन और खादीन क्या है? ये जैसलमेर में जल संग्रह करने के तरीके हैं। ये प्रश्न आपके आता है कि खड़ीन क्या है, या उल्टा ये भी आ सकता है कि जैसलमेर में जल संग्रहण का कौन सा तरीका है। तो जो जल संग्रहण का तरीका है उसे नाम दिया है खड़ीन या खादीन। अगला है छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्यता, एक कानून बन गया है। ये कौन से में है, कौन से राज्य में लागू है? तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। एक बार प्रश्न दोबारा देख लिए कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है देश में जहाँ पर जो वर्षा जल है, जो छत पे पानी आ रहा है, उस पानी को आपको इकट्ठा या संग्रह करना है ही है। ये कानून कौन से राज्य में लागू है? तो ये राज्य है तमिलनाडु में है। अगला है कि पालर पानी क्या होता है? तो पालर पानी होता है वर्षा जल को यदि आप एकत्रित कर लेंगे तो वही कहलाएगा पालर या पीने योग्य पानी। और एक अधिकतर कहाँ पर ये काम में लिया जाता है? तो ये पश्चिम राजस्थान में। दोबारा और देख ले कि पालर पानी वर्षा जल है जो कि किसी जगह संग्रहित कर लिया जाता है और पीने का शुद्धतम पानी है ये, और राजस्थान खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में ये प्रचलन में है। अगला है अलवणीय जल स्रोत कौन कौन से हैं? ये प्रश्न आपके बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो लवणीय जल है अर्थात जो खारा पानी है वो तो समुद्रों में मिलता है, बाकी ये पानी कहाँ मिलेगा? तो इसके जो मुख्य स्रोत हैं वह सतही अपवाह है, अर्थात जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है उस पर जो जल मिलेगा आपको, वो जल कैसा मिलेगा? वो लवण मुक्त मिलेगा, अलवणीय जल मिलेगा। और साथ ही साथ है भौम जल, अर्थात भूमिगत पानी जो कि कई नालिकाओं के द्वारा भूमि के अंदर ही प्रवाह की स्थिति में है। तो ये अलवणीय जल के स्रोत हैं। बच्चों आपको ये छोटे छोटे प्रश्न मैं समझता हूँ बहुत आसान भी है और शायद अच्छे भी लगे होंगे, आपको याद हो जाने चाहिए साथ साथ में। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, और दूसरा पार्ट है इसमें कुछ बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये बड़े प्रश्न कौन कौन से हैं देखते हैं कि करके, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला ही कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ बताइए। ये आपके 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी है, और यदि पूरा आप लिखेंगे कि उद्देश्य इस कहानी है तो ये निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बार पुनः कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे हैं जो कि नदी घाटी योजनाएं हैं, अर्थात नदियों पर जो वर्षा जल है या नदी के द्वारा जो पानी आता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है बांध के माध्यम से, और इस जो एकत्रित जल है उसका हम अनेक प्रकार से उपयोग में इसको लेते हैं, अर्थात से बहुत सारे उपयोग हैं। अब कौन कौन से उपयोग हैं वो हम उद्देश्य में देखते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बहुउद्देशीय योजना, अर्थात ऐसी परियोजना जिससे हम बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। ये होगी बहुउद्देशीय परियोजना। और हम देखते हैं उससे उद्देश्य क्या क्या है। तो उसका उद्देश्य है सिंचाई, अर्थात जो इस प्रकार से पानी आपने एकत्रित किया है वो आप किस काम में ले सकते हैं? इस सिंचाई के काम में आ सकता है। दूसरा उसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण। यदि बरसात के पानी को हम खुला छोड़ेंगे तो हो सकता है कि वह बाढ़ का रूप ले ले यदि बरसात की मात्रा ज़्यादा हो।
अदरवाइज इस पानी को हमने इकट्ठा करके बांध बना लिया है तो पानी रुक जाएगा और बाढ़ की स्थिति से हम बच सकते हैं। तीसरा है मृदा अपरदन, अर्थात जो बहने वाली नदी है या नाले हैं या इत्यादि है, जब भी वे बहते हैं तो उनके साथ में आप जानते हैं कि मृदा यानी मिट्टी का कटाव संभावित रहता है। तो यदि हमने बांध के द्वारा पानी को एकत्रित कर लिया है तो आप जानते हैं क्या होगा कि मृदा का अपरदन रुक जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव नहीं हो रहा है। इसी में आगे दे रखा है जल विद्युत, जैसा हमने अभी पूर्व में डिस्कस किया है कि इस प्रकार से जो बांध बनाए गए हैं, इन बांधों पर जल विद्युत का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है और जो हमारी विद्युत संबंधी आवश्यकताएं हैं उनकी हम पूर्ति इसके द्वारा भी ले सकते हैं, जल विद्युत के द्वारा ना। आगे है औद्योगिक विकास में भी इस प्रकार की योजनाएं लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक तो आप विद्युत भी यहाँ सप्लाई कर सकते हैं और दूसरा ये जो पानी है इस पानी को भी आप उद्योगों के उपयोग में लिया जाने के योग्य बना सकते हो आप। अगला है पर्यटन। जहाँ जहाँ भी पर्यटन का मतलब होता है टूरिस्ट, जहाँ टूरिस्ट कहाँ आते हैं तो टूरिस्ट जहाँ भी इस प्रकार से यदि कोई आपने बांध बना रखा है या अन्य कोई संग्रहण के केंद्र बना रखे हैं तो वहाँ पर नेचुरल है कि वहाँ पर टूरिस्ट या पर्यटन डेवलप हो जाता है, लोग घूमने आते हैं, जिससे एक प्रकार से रेवेन्यू का सोर्स जनरेट होता है उससे। इसमें एक और दिया है मत्स्य पालन, अर्थात यदि पानी इकट्ठा हो रहा है बांध में तो प्रचुर मात्रा में जब पानी इकट्ठा है तो यहाँ मछली पालन या मत्स्य पालन भी आप कर सकते हैं। एक प्रकार से आप मछली पालन के द्वारा अपनी आजीविका चला सकते हैं और ये जैसा बड़ा बांध है उसी हिसाब से मत्स्य पालन की इंटेंसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये आपने अभी मुख्य उसके उद्देश्य देखे हैं। ये किसके उद्देश्य हैं? बहुउद्देश्य परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बच्चों, ये इन सबसे आपको नुकसान भी होता है, हानि भी होती है। तो अभी हम देखते हैं इनसे क्या नुकसान क्या है। तो नुकसान है, पहला नुकसान है विस्थापन, अर्थात जहाँ भी हम बांध बना रहे हैं उस बांध को बनाने के लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है और जितना बड़ा बांध आप बनाएंगे आपको उसी के अनुसार ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जानते हैं ज़मीन खाली तो है नहीं, वहाँ कोई गांव बसा होगा तो उस गांव को आपको वहाँ से खाली करना पड़ेगा, उसको विस्थापन करना पड़ेगा। तो ये विस्थापन आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी बांध बने तो 2-3-4 गांव के व्यक्तियों को वहाँ से आपको अन्यत्र निर्वासित करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत टेढ़ा कार्य है। सबसे बड़ा नुकसान विस्थापन है। उसके बाद में तलछट जमा, अर्थात जब इतना बड़ा बांध है और बांध सालों साल उसमें पानी भरा ही रहता है तो पानी के भरने से जो उसका पैंदा है वहाँ तलछट के रूप में एक बड़ी लेयर बन जाती है और उस लेयर बनने के कारण के एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इसका पानी सूखता नहीं है और इससे जुड़ी हुई कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आगे है पर्यावरण को नुकसान। पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचेगा कि जब आप बांध बनाएंगे तो वहाँ का जो आसपास का जो पारिस्थितिकी है या वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनको आपको काटना पड़ेगा, जो भी वहाँ जीव जंतु है या मनुष्य है सबको पलायन करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या करेंगे, ये पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि आपने उस 2-3-4 गाँव में रहने वाले जितने जीव जंतु है जानवर है सबको उठा दिया और साथ साथ ही जो वनस्पति है पेड़ पौधे हैं उनको भी आपने खत्म कर दिया वहाँ से। ऐसे ये जलीय प्राणियों को भी नुकसान होता है, अर्थात यदि जो बांध बने हैं बांध में रहने वाले जो प्राणी हैं या जो क्रीचर्स है उनको सबको, क्यों बांध का पानी इकट्ठा पानी होता है और इकट्ठा पानी में उनको नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो उन जीवों के अकॉर्डिंग वहाँ परिस्थिति नहीं है। भूमि का निम्नीकरण, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ तो होती है, उसके आसपास आप जानते हो वहाँ खेती बढ़ेगी, सिंचाई बढ़ेगी और सिंचाई में आपको पानी की बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है। तो यदि ज़्यादा आपके पास में मात्रा में जल उपलब्ध है तो अपन ने पढ़ा था पहले भी कि पंजाब इसका एक उदाहरण है कि यदि ज़्यादा सिंचाई या ज़्यादा पानी मिल रहा है तो भूमि का जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। इसी काम ने भूमि निम्नीकरण, तो ये भी एक हानि या नुकसान के रूप में
आता है। और बाढ़ आना, बाढ़ कैसे आती है, हमने यहाँ बाढ़ को रोका भी है, यहाँ बाढ़ आ भी रही है, तो दोनों ये कैसे संभव है? ये इस प्रकार से संभव है कि यदि मान लीजिए आप बरसात ज़्यादा हो रही है और आपका जो बांध है ये पूरे भर गए ऊपर तक, तो जो एक्स्ट्रा पानी है आपको उसको खाली करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में उससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि आपने अचानक ही पानी को खोल दिया है। अगला है मृदा लवणीकरण। इस प्रकार से जो पानी एकत्रित है उसमें लवण होने की संभावना बढ़ जाती है, इकट्ठा पानी खारा पानी बन जाता है और मिट्टी भी उससे खराब हो जाती है। झगड़े बढ़ना, ये इसका एक और पहलू है कि जब भी इस प्रकार की समस्या आती है या बांध की परियोजनाएं बनती है तो वहाँ के आसपास के लोगों में बहुत सारी बातों को लेकर के झगड़े हो जाते हैं। विस्थापन का मामला है, आर्थिक मामला है, रोजगार का मामला है और कई बातें हैं जिनको लेकर के आपसे वहाँ झगड़े की स्थिति बन जाती है। तो ये अभी आपने देखा कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनसे उद्देश्य क्या क्या हैं और साथ साथ में क्या हानि या नुकसान उठाने पड़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न आता है इसमें, जल दुर्लभता का अर्थ क्या है एवं इसके कारण क्या है? पहले आप देख लें, इसका अर्थ देख लें। जल का मतलब जल या पानी, और दुर्लभ माने बहुत कम होना। तो इसका अर्थ हो गया कि उपलब्ध जो जल अपने पास में है और उसकी डिमांड या मांग कितनी है, यदि दोनों में तालमेल नहीं है, समरसता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जल हमारे पास में दुर्लभ है। अर्थात जितनी हमारी मांग है और जितनी उपलब्धता है ये दोनों मैच करती है, दोनों बराबर है, तो जल सही है। अदरवाइज कम पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारे प्रयोग में जो जल है उसकी मात्रा कम है, तो ये जल दुर्लभता की स्थिति पैदा करती है। अर्थात अपने रिक्वायरमेंट या ज़रूरत के हिसाब से पानी का कम होना, यह है जल दुर्लभता। अब हम देखेंगे इसके कारण क्या क्या है। भाई जो पानी है, जो उपलब्ध संसाधन है पानी के और हमारी मांग ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या है कि जल दुर्लभ क्यों हो रहा है? तो इसका पहला कारण दिया है अत्यधिक सिंचाई का होना। अर्थात जो पानी है उसको अत्यधिक मात्रा में सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, जिससे पानी की कमी हम महसूस करते हैं और यह जल दुर्लभता का सबसे बड़ा कारण है। इसमें दूसरा दिया है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब यह है कि पानी जो हमारे पास था उतना ही है, पानी बढ़ा नहीं है, लेकिन जो उसका खपत है या जो कंजम्पशन है पानी का, वो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बढ़ गया है, तो इसलिए पानी कम पड़ रहा है। आगे है औद्योगिक कारण। औद्योगिक कारण का मतलब है कि पानी की जो खपत है उद्योगों में या फैक्ट्रीज में वहाँ बढ़ रही है। क्यों? इस बड़ी मात्रा में औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरू हो रहे हैं, तो उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, और ज़्यादा होती है तो यहाँ खपत ज़्यादा हो रही है और पानी की सप्लाई कम आ रही है, तो पानी दुर्लभता का सामना हमें करना पड़ रहा है। आगे है शहरीकरण। शहरीकरण का तात्पर्य यह है कि लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन करना। कहाँ? शहर की ओर, और शहरों में बस जाना। जब शहरों में लोग बसेंगे तो आप जानते हो कि पानी की समस्या पैदा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ जनसंख्या का प्रेशर ज़्यादा है, इसकी खपत भी ज़्यादा हो रही है। और एक दिया है आगे जल प्रदूषण। आप जानते हैं जल में जो प्रदूषण है कई प्रकार से होता है, और जो जल प्रदूषित हो गया वो जल काम में लेने के योग्य नहीं रहता है, तो ये भी इसकी कमी का कारण है। और अंत में दिया है असमान जल का वितरण। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण असमान का मतलब एक जैसा, और जल वितरण माने जल का बंटवारा नहीं है। कहीं आप देखते हैं जल ज़्यादा है, कहीं बहुत सारी नदियाँ हैं। आप राजस्थान का एग्जाम्पल है तो यहाँ बिल्कुल सूखे की स्थिति रहती है। जो पश्चिम राजस्थान है पूरा रेतीला है, यहाँ बरसात भी नहीं होती है, तो यहाँ पानी की कमी है। तो आप कह सकते हो ये असमान जल वितरण की श्रेणी है। तो अभी आपने देख लिया कि जल दुर्लभता क्या है और इसके कारण क्या क्या है। अगला प्रश्न है जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं? अर्थात हमें जो जल है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। स्रोत माने साधन, इसके स्रोत या रिसोर्सेज कौन कौन से, कहाँ से हमें जल मिल रहा है? तो इसका मुख्यतः है धरातलीय या सतही जल, ये दोनों एक ही है।
या आप कह सकते हो धरातलीय जल, या कह लो आप सतही जल, जो कि धरातल पे या आप अपने आसपास देखते हैं, नदी के रूप में है, झरने के रूप में है, और झील के रूप में है, तालाब के रूप में आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। और दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब है जो ज़मीन या भूमि के अंदर अनेक प्रकार की जो पठार है, उनके बीच में जो नलिकाएं हैं, उनमें भी जल मौजूद है, जिसको हम बोर के द्वारा प्राप्त करते हैं। और अंतिम इसमें है महासागरीय जल। आप जानते हो कि महासागर या जो सागर हैं उन सब में जल भरा हुआ है। तो ये 3 स्रोत हो गए आपके सामने। एक हो गया सतही या धरातलीय, दूसरा हो गया भूमिगत जल, और तीसरा हो गया महासागरीय जल। चौथा प्रश्न आता है कि जल संरक्षण का अर्थ क्या है, वह इसके उपाय क्या है। तो पहला हम देख लेते हैं संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। किसका बचाव करना? जल का बचाव करना। अर्थात जल संरक्षण से तात्पर्य है कि जो भी हमारे पास में जल उपलब्ध है, उस जल को हमें बचा कर रखना। अपनी जो उनकी आपूर्ति हो रही है उसके अनुसार ही उसको उपयोग में या कंजप्शन करना, बिना काम जल को बर्बाद नहीं होने देना। और साथ ही साथ जो वर्षा के द्वारा हमें जल मिलता है बच्चों, उस जल को हमें संग्रहित करना, उसे बेकार में बहने के लिए नहीं छोड़ना। तो ये इसका अर्थ हो गया। और हम देखते हैं इसके उपाय क्या क्या हैं। तो उसका पहला उपाय है बाढ़ नियंत्रण। कि जो जल संरक्षण है ये कैसे कर सकते हैं? आपकी बाढ़ भी रुक जाएगी और साथ साथ आप उस पानी को कहीं एक जगह रोक कर इकट्ठा भी कर सकते हो। दूसरा इसमें दिया है वर्षा जल संग्रहण। जो वर्षा जल है उसको आप कहीं इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि जो बाढ़ से पानी आता है उस पानी को हमें बेकार नहीं होने देना चाहिए। उस पानी को हमें कहीं रोक करके उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, बाढ़ भी नहीं आएगी और पानी का संरक्षण भी हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो वर्षा जल है उसका भी हमें संग्रह या इकट्ठा करना चाहिए। अगला है जल प्रदूषण रोकना। अभी हमने ऊपर देखा कि जल प्रदूषण होने से भी पानी उपयोग में आने योग्य नहीं रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें ये करना चाहिए कि जल को कम से कम मात्रा में प्रदूषित करें, जिससे कि हमारे पास में जल की उपलब्धता ज़्यादा रहे। और अंत में दिया है परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना। अर्थात जो हमारे जल स्रोत पुराने हैं उनको हमें दोबारा से उनकी मरम्मत करना। जैसे आप जानते कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है इत्यादि, ये मान लो इनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो इनको हमें दोबारा तैयार करना चाहिए, इनकी मरम्मत करनी चाहिए, जिससे कि जो वर्षा जल है इसमें आप उनको एकत्रित कर सकते हैं। तो ये अभी आपने देख लिया जल संरक्षण, उसका अर्थ क्या है और इनके उपाय क्या क्या हैं। इस कड़ी में आज का अंतिम प्रश्न है, ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लिखिए। बच्चों तो आपको लिखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। अभी हम पूर्व में थोड़ी जानकारी ली है अपन ने, और यहाँ भी हम देख लेते हैं कि यह एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब होता है गैर सरकारी संगठन। एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है बच्चों, कि जिसने यह आंदोलन शुरू किया है। और किस लिए किया है? नर्मदा को बचाने के लिए किया है। किस प्रकार से बचाना है? तो उसका बचाने का जो प्राइम ऑब्जेक्ट ये था कि पर्यावरण को से नुकसान पहुंचने की संभावना थी, चाहे प्राणी के रूप में ले लें या वनस्पति के रूप में ले लें या पारिस्थितिकी असंतुलन के रूप में लें। प्रत्येक कारण से इसमें आपके पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था पर्यावरण को नुकसान होने से रोका जाए। साथ ही साथ में इसमें बाद में एक और नई चीज़ ऐड होगी, और वो चीज़ है कि वहाँ जहाँ बांध बनते हैं वहाँ से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या। तो दो इसके कारण हो गए, एक तो पर्यावरण को बचाना या पर्यावरण संबंधी मुद्दे, और दूसरा कौन है? विस्थापन की समस्या का निदान पाना। तो इन दो कारणों को लेकर के आंदोलन किया गया। और इसमें कौन कौन सम्मिलित है? इसमें कौन सम्मिलित है? जनजाति, जो भी वहाँ की जनजाति है आसपास के,
वो सभी शामिल है, वहाँ के किसान शामिल है, जो पर्यावरणविद है, जिनको प्रकृति से प्रेम है, वे लोग सम्मिलित हुए, और विस्थापित लोग, जो लोग इससे प्रभावित हैं, जिनको वहाँ से अपने घर बार छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ा, ये सभी लोग एक साथ लामबंद हो गए और इनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता आ गए, जिसके कारण से इनकी जो मांगे हैं उनको सुनने के लिए सरकार पर दबाव पड़ा है। तो इस पूरे जो विवरण अपन ने दिया है, इसी का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। बच्चों, इसी के साथ में आपके ये प्रश्न भी पूरे हो गए और ये पूरा चैप्टर आपका जो जल संसाधन है ये यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं समझता हूँ बहुत ही आपने आसान तरीके से इसको याद करने की कोशिश की होगी। बहुत आसान ढंग से अपन ने इसको प्रेजेंट किया है और चैप्टर भी आसान है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू। जय हिंद।